अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम अपने कर रहे हैं थेराप्यूटिक्स के 100 क्वेश्चन, जिसमें से आज जो पार्ट हमने करना है 70 to 80 क्वेश्चन है, बाकी 10 करके अपलोड हो चुके हैं। तो आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं 71 क्वेश्चन से। 50-year old women with a history of chronic neck pain presents with limited cervical range of motion and reports frequent headaches associated with her neck stiffness. Imaging reveals mild degeneration of cervical disc at C5 and C6. Which of the following exercise interventions would be most beneficial in addressing her symptoms and improving cervical mobility? 50 साल खातून है, आपके पास नेक पेन है और साथ में उसकी जो गर्दन की मूवमेंट्स हैं वो नहीं है, लिमिटेड हैं, और साथ में उसको बार बार हेडेक्स के रहते हैं, यानी फ्रीक्वेंट हेडेक्स के उसको रहते हैं जो गर्दन से एसोसिएट करते हैं, जो स्टिफनेस नेक में है उसकी वजह से उसको क्या है, नेक में पेन रहता है। इमेजिंग करवाते हैं, वहाँ से हमें पता लगता है कि C5 C6 के लेवल पे डीजनरेशन हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से उसकी नेक की स्टिफनेस भी आ रही है, लिमिटेड रेंज भी आ रही है और फ्रीक्वेंट हेडेक्स भी आ रहे हैं। अब इंटरवेंशन जो हमने करनी है, एक्सरसाइज इंटरवेंशन करनी है, कौन सी ऐसी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी जो उसके सारे सिम्टम्स को एड्रेस कर देगी और उसकी जो गर्दन की मोबिलिटी है उसको इम्प्रूव करेगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, सर्वाइकल ट्रैक्शन कंबाइंड विद पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेज। B, dynamic strengthening exercises for upper trapezius and levator scapulae. C, stretching exercises focused on the posterior cervical muscles. D, low load isometric exercises targeting the deep cervical flexors and scapular stabilizers. करेक्ट आंसर है आपके पास डी, कि आप लो लोड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाएं, टारगेट करें डीप जो सर्विकल फ्लेक्सर्स हैं और स्केपुलर स्टेबलाइजर्स हैं। दिस अप्रोच स्ट्रेंथन्स की मसल्स दैट सपोर्ट द सर्विकल स्पाइन, इंप्रूविंग पोस्चर एंड स्टेबिलिटी. It addresses the underlying issue of muscle weakness and poor posture, which are often the cause of chronic neck pain. It is effective without overstressing the spine. Overstress नहीं होगी, लो लोड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि खातून भी 50-year-old हैं और इस टाइम पे डीजनरेशन हो चुकी हुई है। तो लो लोड आइसोमेट्रिक, जिसके अंदर लेंथ चेंज नहीं होती, वो वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, आप वो स्टार्ट करेंगे। स्केपुलर स्टेबलाइजर्स को टारगेट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके इंप्रूवमेंट और रेंज आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72. A 40-year-old male cyclist presents with persistent pain in hip that increases after long rides. 40 ईयर मेल है जो कि एक साइकिलिस्ट है, पेन उसका परसिस्ट कर रहा है और इंक्रीज़ करता है जब वो लॉन्ग राइड्स लेता है, साइकिल पे लंबे अरसे के लिए बैठा रहे तो उसका पेन इंक्रीज़ कर जाता है। वो रिपोर्ट करता है, ही रिपोर्ट्स पेन डीप इन हिप जॉइंट, उसको डीप पेन फील होता है हिप जॉइंट के अंदर और वहाँ पे हिप की जो है फ्लेक्शन भी कम हो चुकी हुई है, लिमिटेड है। अ पॉजिटिव FADI टेस्ट, फैडेड टेस्ट सजेस्ट हिप इम्पिंचमेंट। आप फैडेड टेस्ट करते हैं, वो पॉजिटिव आता है, उससे हिप इम्पिंचमेंट आपको सजेस्ट हो रही है। अब इस केस के अंदर व्हाट एक्सरसाइज अप्रोच वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर दिस कंडीशन, उसने बड़ा क्लियर कट आपको बता दिया कि फैडेड टेस्ट करवा दी है, पॉजिटिव आ गया, हिप इम्पिंचमेंट है पेशेंट को। अब कौन सी आपने उसको एक्सरसाइज देनी है जो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी? ए, हिप एबडक्टर स्ट्रेंथनिंग विद अ फोकस ऑन द ग्लूटियस मीडियस. B, core strengthening exercises to improve pelvic stability. C, stretching exercises for the iliopsoas and hamstrings. D, hip flexor strengthening exercises. करेक्ट आंसर है आपके पास ए, कि आप हिप एबडक्टर स्ट्रेंथनिंग करें और फोकस करें ग्लूटियस मीडियस को फॉर हिप इम्पिंचमेंट, इंप्रूविंग pelvic stability with core and hip abductor strengthening, especially gluteus medius help reduce strain on the hip joint and improve function. तो यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल और सबसे ज़्यादा जो आपका प्राइम फोकस वाला आंसर है वो ए है, कि आपने ग्लूटियस मीडियस को स्ट्रेंथन करना है और साथ में आपने हिप एबडक्टर्स को करना है ताकि उसका पेन क्या हो, कम हो सके और उसकी तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका इस केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73. 19-year-old basketball player sustains a high ankle sprain during a jump. 19-year-old बास्केट प्लेयर है, उसे आपको क्या होता है, स्प्रेन होता है हाई एंकल के ऊपर जब वो जंप करता है. द इंजरी रिजल्ट्स इन पेन एंड स्वेलिंग अराउंड द सिंडेस्मोसिस एंड डिफिकल्टी विद डॉर्सीफ्लेक्शन. अब पेन और स्वेल इंजरी कहाँ आती है? इंजरी रिजल्ट्स करती है, पेन और स्वेलिंग आती है सिंडेस्मोसिस के अराउंड और डिफ़िकल्टी आती है विद डॉर्सीफ्लेक्शन. व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिहैबिलिटेशन स्ट्रैटेजी इन सब एक्यूट फेज ऑफ रिकवरी? अब फिर से फेज़ देखें, सब एक्यूट है, एक्यूट नहीं है, तो इस केस के अंदर आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रिहैबिलिटेशन कौन सी रहती है? ए, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज फॉर द एंकल डॉर्सीफ्लेक्सर्स एंड प्लांटर फ्लेक्सर्स. बी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज फॉर द काफ मसल्स. सी, proprioceptive training using a wobble board. C, D, ice and compression to control swelling. करेक्ट आंसर है आपके पास ए, कि अब आप क्योंकि चाह रही हैं सब एक्यूट फेज में, तो स्ट्रेंथन करें एक्सरसाइजेस फॉर द एंकल डॉर्सीफ्लेक्सस एंड प्लांटर
flexors. In the subacute phase, strengthening the ankle dorsiflexors and plantar flexor is crucial to restore function stability, especially after high ankle sprain. तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट है. अच्छा, आपको ये भी बताया गया कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी आपकी रेलिवेंट नहीं रहती. स्ट्रेचिंग में हेल्प लेटर, वो बाद के फेज़ में आपको ज़रूर हेल्प करेगी, इनिशियली नहीं करेगी, बट डज नॉट डायरेक्टली एड्रेस स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी विच आर क्रूशल इन सब एक्यूट फेज़. तो सब एक्यूट फेज़ में आपको स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए स्ट्रेचिंग अप्रोप्रिएट नहीं रहती. प्रोप्रियोसेप्शन भी आपको स्ट्रेंथनिंग के बाद चाहिए होती है. इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर बेसिक स्ट्रेंथ, तो इसलिए हम लोग बाद में करेंगे. इट इज़ नॉट द प्राइमरी फोकस इन द सब एक्यूट फेज. आइस और कंप्रेशन आपके एक्यूट फेज में हम इस्तेमाल करते हैं, ना कि सब एक्यूट में. आइस एंड कंप्रेशन इफेक्टिव इन द एक्यूट फेज बट आर लेस क्रिटिकल इन सब एक्यूट फेज वेयर द फोकस शुड शिफ्ट टू रिस्टोरिंग स्ट्रेंथ एंड फंक्शन. तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है. Question number 74. 55-year-old woman is recovering from a total knee replacement. She is in the early post-operative phase. 55-year-old पेशेंट है आपके पास, वुमेन है, वो रिकवर कर रही है टोटल नी रिप्लेसमेंट, यानी उसकी सर्जरी हो चुकी है, उसे रिकवरी की तरफ लेके आ रहे हैं. तो अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ यानी शुरुआती जो दिन उसके होंगे पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ के, उसमें आपने क्या करनी है, कौन सी एक्सरसाइज उसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगी. ए हाई इंटेंसिटी स्क्वाट्स, बी जेंटल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एंड क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग, सी प्लायोमेट्रिक जंपिंग, डी हैवी लेग प्रेसेस. करेक्ट आंसर है आपके पास बी जेंटल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस एंड क्वाड्रिसेप्स, क्योंकि आप इनिशियल फेज़ में अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में हैं, तो आप कुछ भी अभी इस टाइम पे स्ट्रेनस या बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं करवा सकते जिससे क्या उसकी सर्जरी फेल हो जाए या जिससे उसे इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़े. इस टाइम पे हमने बिल्कुल जेंटल रेंज ऑफ मोशन करवानी होती है और साथ में क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग करवानी होती है, जो कि हम प्रेफर करेंगे आइसोमेट्रिक हम एक्सरसाइजेस करवाएं. तो इस केस के अंदर भी ऑप्शन करेक्ट है. अर्ली पोस्ट ऑप एक्सरसाइजेस फोकस ऑन रिस्टोरिंग नी मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ विदाउट ओवर स्ट्रेसिंग द जॉइंट. क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे. फिब्रोमाइल्जिया के ऊपर डेफिनेशन भी लिखी हुई है और इससे रिलेटेड भी मैं आपको क्वेश्चन करवा चुकी हुई हूँ, तो उसको मैं रीड आउट नहीं कर रही. 30-year-old women with fibromyalgia experiences widespread pain and fatigue. अब फिब्रोमाइल्जिया की कंडीशन है, पेन और फटीग पेशेंट को हो रहा है, 30-year-old है खातून. What type of exercise should be included in her program to manage her symptoms? अब कौन सी एक्सरसाइज अब करवाएंगे जो उसके सिम्टम्स को अब ठीक कर सके. High intensity interval training, A option. B low impact aerobic exercise such as walking or swimming. C heavy resistance training. D high intensity plyometrics. अच्छा, यहाँ पे जो एज लिखा होता है ना, एज आपको कभी कभार बहुत रेलिवेंट होती है आपके क्वेश्चन के अंदर और बाज़ों का इररेलेवेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर अब फिब्रोमाइल्जिया है, 30 ईयर बता दी है, यानी कि ज़्यादा एज होगी तो हमें और ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, कम एज होगी तो हमें उसके हिसाब से देखना पड़ता है. तो इससे एज कभी कभार बहुत रेलिवेंट आपकी बनती है और कभी बिल्कुल ही इररेलेवेंट होती है, तो इससे भी एज पे फोकस करना हमारा ज़रूरी होता है. इस केस के अंदर आपके पास आंसर है करेक्ट बी लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज करवाएंगे जैसे वॉकिंग और स्विमिंग. अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये भी होता कि आप इनको बिल्कुल लाइट सी रेंज ऑफ मोशन करवाएं, रोम करवाएं, इसके अलावा कोई और इस तरह से एक्सरसाइजेज जो कि लो लोड से रिलेटेड हों आप वो भी करवा सकती हैं, क्योंकि इस केस के अंदर ये वाले पेशेंट फिब्रोमाइल्जिक पेशेंट बहुत जल्दी फटीग में चले जाते हैं. इनका यही होता है और क्वेश्चन के अंदर भी बता दिया कि वाइड स्प्रेड पेन और फटीग है, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है. इससे कोई भी एक्सरसाइज अगर आप इनको बहुत ज़्यादा रेपिटेशन के साथ करवाएंगे या बहुत ज़्यादा लोड के साथ करवाएंगे तो ये बहुत जल्दी फटीग में जाएंगे और आपको फिर कंप्लेन करेंगे. तो बेहतर ये होता है कि इनके लिए हम लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करें या फिर एरोबिक एक्सरसाइज भी आप कर सकती हैं और रेपिटेशन भी इनकी हमने कम ही रखनी होती है ताकि ये ज़्यादा जल्दी इंप्रूव कर सकें. लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज हेल्प मैनेज पेन एंड फटीग इन फिब्रोमाइल्जिया विदाउट एग्जैसरबेटिंग सिम्टम्स, यानी सिम्टम्स बढ़ाए बगैर मैनेज हो जाती है आपकी पेन और फटीग. Question number 76. A 22-year-old swimmer presents with shoulder pain, especially when performing overhead strokes. आपको overhead strokes यानी कि किस तरीके से जो शोल्डर से ऊपर स्विमिंग के दौरान लेके जाते हैं, पिक्चर में भी आपको शो हो रहा है overhead strokes. ये यहाँ से देखिए इस तरीके से, तो ये इस तरीके से मतलब उसकी वजह से वो जब बार बार परफॉर्म कर रहा है तो उसे पेन आ रहा है. शी हैज़ पॉजिटिव हॉकिंस कैनेडी टेस्ट. अब ये भी बता दिया, बड़ा क्लियर उन्होंने बता दिया, हॉकिन कैनेडी टेस्ट आपका पॉजिटिव आया. अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने सारे टेस्ट को एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो भी देख सकती हैं. हमने जितने शोल्डर से रिलेटेड मतलब अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के टेस्ट जो है मैंने मार्क करके दिए थे, वो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टेस्ट हैं, वो आप लाजमी देख लें. अच्छा, उनका हॉकिन कैनेडी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है और रिपोर्ट कर रही है डिस्कम्फर्ट इन इंटीरियर शोल्डर में डिस्कम्फर्ट आ रहा है. व्हाट रिहैबिलिटेशन स्ट्रैटेजी इज़ मोस्ट लाइकली टू इम्प्रूव हर सिम्टम्स. कौन सी रिहैबिलिटेशन स्ट्रैटेजी देंगे जिससे उनके सिम्टम्स इंप्रूव कर जाएं. ए स्ट्रेंथनिंग द रोटेटर कफ एंड स्कैपुलर स्टेबिलाइजर्स. बी स्ट्रेचिंग द शोल्डर फ्लेक्सर्स एंड डेल्टॉइड. C eccentric strengthening of the biceps. D proprioceptive training using resistance band.
करेक्ट आंसर है आपके पास ए कि आप स्ट्रेंथन करें रोटेटर कफ को और स्केबुलर स्टेबलाइजर्स को. दिस प्रेजेंटेशन सजेस्ट इम्पिंजमेंट सिंड्रोम. हॉकिन कैनेडी टेस्ट पॉजिटिव है, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है, इससे रोटेटर कफ को आप स्ट्रेंथन करेंगे और स्केपुलर स्टेबलाइजर्स को करेंगे, जिसकी वजह से स्टेबलाइज होगा शोल्डर और रिड्यूस होगी इम्पिंजमेंट ड्यूरिंग ओवरहेड मूवमेंट्स. तो ये जो आपका हॉकिन कैनेडी टेस्ट है इम्पिंजमेंट ही सजेस्ट कर रहा था, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग करें. तो करेक्ट आंसर है ए आपके पास. 77 क्वेश्चन देखेंगे. 65-year-old woman with arthritis in her hands wants to maintain her hand function and reduce pain. 65-year-old खातून है, आपके पास आर्थराइटिस हो चुका है हाथों का, अब वो मेंटेन करना चाह रही हैं अपने हाथ के फंक्शन को और पेन को कम करना चाह रही हैं. अब कौन सी एक्सरसाइज आप उन्हें सजेस्ट करेंगे इन हर थेरेप्यूटिक प्रोग्राम? व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज शुड बी इंक्लूडेड इन हर थेरेप्यूटिक प्रोग्राम? ए हाई इंटेंसिटी ग्रिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, बी जेंटल रेंज ऑफ मोशन एंड हैंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, सी हैवी वेट लिफ्टिंग, दी कंप्लीट रेस्ट टू अवॉइड पेन. करेक्ट आंसर है आपके पास बी, जेंटल रेंज ऑफ मोशन करवाएं और साथ में हैंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएं. हाई इंटेंसिटी नहीं लेके जा सकते. 65-year-old वैसे ही वो खातून है, मतलब काफ़ी एज हो चुकी हुई है, क्योंकि एज हमें ये चीज़ भी बताती है कि बोन की क्या हालत हो चुकी होगी, डीजनरेशन भी कॉज हो चुकी होगी. बाज़ औक़ात होता है कि बहुत अच्छी भी हालत होती है, लेकिन एक एज हमें सजेस्ट कर रही है कि अब उनकी क्या है, उस तरह की कंडीशन नहीं है जितनी एक यंग बोन्स की होती है. तो उससे भी हमें पता होता है कि हमने जेंटल ही रहना है. तो यहाँ पे भी आपने अगर स्ट्रेंथनिंग करवानी है तो बड़ा जेंटल रह के करवाना है, बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ नहीं करवानी. जेंटल रेंज एक्सरसाइजेज जो होती है वही बेनिफिट रहेंगी. दे हेल्प मेंटेन हैंड फंक्शन एंड रिड्यूस पेन विदाउट एग्जैसरबेटिंग आर्थराइटिस सिम्टम्स. आर्थराइटिस सिम्टम्स भी नहीं बढ़ने देंगी और साथ में क्या होगा, बहुत अच्छा उनका पेन भी मैनेज हो जाएगा और हैंड फंक्शन भी. तो आंसर जो आपका बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 78 क्वेश्चन. 28-year-old वेट लिफ्टर हैज़ डेवलप पटेलर टेंडिनाइटिस. वेट लिफ्टर है, भारी वजन उठाने वाला बंदा है, 28-year-old का है, उसको पटेलर टेंडिनाइटिस हो गया, जिसे हम चंपर्स नहीं कहते हैं. व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट? इनिशियल स्टेजेस के अंदर कौन सी एक्सरसाइज बेनिफिट रहेंगी? ए इसेंट्रिक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, बी हाई इंटेंसिटी स्क्वाट्स, सी हैवी लेग प्रेसेस, डी प्लायोमेट्रिक बॉक्स जंप्स. करेक्ट आंसर है ए आपके पास, ई सेंट्रिक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएं. ई सेंट्रिक एक्सरसाइज हेल्प रिड्यूस टेंडन पेन एंड इंप्रूव फंक्शन इन पेशेंट विद पटेलर टेंडिनाइटिस. ये वाला क्वेश्चन भी मैंने इस तरह से मिलते जुलते आपको बहुत सारे करवाए हैं. जंपर्स नी भी, रनर्स नी भी, दोनों में डिफरेंसेस भी बहुत एक्सप्लेन किए. उम्मीद करती हूँ अगर आप सीरीज़ के शुरू से बने हुए हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे. क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे. अ 30-year-old woman is recovering from the wrist fracture and has limited range of motion in her wrist. 30-year-old खातून है, रिस्ट का फ्रैक्चर हुआ है, अब मोशन नहीं है, रिस्ट के अंदर मूवमेंट नहीं है. कौन सी एक्सरसाइज करवाएंगे, कौन सी एक्सरसाइज प्रायोरिटाइज करेंगे उसके रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर? व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज शुड बी प्रायोरिटाइज इन हर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम? ए रिस्ट फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर स्ट्रेंथनिंग, बी हाई इंटेंसिटी ग्रिप स्ट्रेंथनिंग, सी हैवी वेट लिफ्टिंग, डी डायनामिक स्ट्रेंथनिंग. करेक्ट आंसर है आपके पास ए, रिस्ट फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर स्ट्रेंथनिंग. स्ट्रेंथनिंग द रिस्ट फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स हेल्प रिस्टोर फंक्शन एंड इंप्रूव रेंज ऑफ मोशन आफ्टर अ फ्रैक्चर. अगर फ्रैक्चर हो चुका है तो अब आप उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो क्या होगा, उससे ज़्यादा पेशेंट बेहतर होगा, उसकी मोबिलिटी आ जाएगी, उसका मोशन आ जाएगा. तो अब आपने रिस्ट फ्लेक्सर और एक्सटेंसर की स्ट्रेंथनिंग करनी है. डायरेक्ट अभी हम स्ट्रेचिंग पे नहीं जा सकते इस केस के भी अंदर भी, क्योंकि फ्रैक्चर है और अर्ली स्टेजेस का पूछा है. क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे. अ 28-year-old रनर हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद एचएलएस टेंडिनाइटिस. 28-year-old रनर है, अब उसको एचएलएस टेंडिनाइटिस की कंप्लेन है, उसको डायग्नोज किया है कि उसका एचएलएस टेंडन जो है वो इन्फ्लेम्ड है. व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज शुड बी प्रायोरिटाइज इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ रिहैबिलिटेशन? इनिशियल स्टेज के अंदर आप क्या प्रायोरिटाइज करेंगे? ए ई सेंट्रिक काफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, बी हाई इंटेंसिटी स्प्रिंट्स, सी प्लायोमेट्रिक ड्रिल्स, दी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग. ये भी पीछे से मिलता जुलता है क्योंकि उसमें भी इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे भी है, तो आपको अंदाज़ा ये से आपको गेस करना काफ़ी ईजी हो चुका होगा. तो करेक्ट आंसर है ए, ई सेंट्रिक काफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस. ई सेंट्रिक काफ एक्सरसाइजेस आर इफेक्टिव इन मेंटेनिंग एचएलएस टेंडिनाइटिस बाय रिड्यूसिंग पेन एंड इंप्रूविंग टेंडन फंक्शन. Question number 81. A 45-year-old woman with cervical spondylosis present with radicular pain in her right arm. Which exercise would be most appropriate to alleviate her symptoms? A. Cervical spine traction exercise, B. high intensity interval training, C. plyometric exercise, D. heavy shoulder presses. इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ये 10 MCQs हम अपलोड कर रहे हैं और इसकी कंपाइल वीडियो भी हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर दें. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे ट्यून्ड.